ठीक है, आज हिमालय का महत्व कर रहे थे। परसों छूट गया था वो, उसको दोबारा करते हैं। हिमालय का क्या महत्व है, तो स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक एवं राजनीतिक सीमा बनाता है। क्या याद रखना है, प्राकृतिक और राजनीतिक। क्या? प्राकृतिक और राजनीतिक सीमा बनाता है। हिमालय की भौगोलिक परिस्थिति के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप का शेष एशिया से अलग व्यक्तित्व बन सका है। आप देखते होंगे हिमालय के अगर पार जाएंगे आप, एक दूसरा आपको फीचर्स अलग मिलेंगे, संस्कृति अलग मिलेगी। और हिमालय के इधर की संस्कृति क्या है, अलग। उसका कारण क्या है, हिमालय जैसी महान दीवार जो है ना, शेष एशिया से जो क्या कर रही है, हमको अलग कर रही है, एक अलग व्यक्तित्व बना रही है, एक अलग पर्सनालिटी क्या है, बनी है भारत में, है ना। तो हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक एवं राजनीतिक सीमा बनाता है। हिमालय की भौगोलिक परिस्थिति के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप का शेष एशिया से अलग व्यक्तित्व बन सका है। भारत की जलवायु को निर्धारित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत की जलवायु ऐसी क्यों है, हिमालय की वजह से। जिसमें मैंने बताया था कि अगर हिमालय ना होता तो साइबेरियन विंड्स, साइबेरिया से चलने वाली बहुत ठंडी हवाएं हैं, वो भारत में प्रवेश करती और क्या होता, यहाँ का भूगोल ही अलग हो जाता। क्या हो जाता, वेजिटेशन से लेकर आपके फीचर्स से लेकर हर चीज क्या होती, अलग होती। इवन हम पढ़ते हैं ना कि उष्णकटिबंधीय जलवायु है भारत में, वो सब क्या हो जाता, चेंज हो जाता। इतना क्लियर हो गया। तो भारत की जलवायु को निर्धारित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसको ऊपर करो, कहाँ है अंगारा लैंड। ग्रीष्म काल में हिमालय दक्षिण पश्चिमी जलवायु युक्त मानसूनी हवाओं को रोककर देश में पर्याप्त वर्षा करता है, जबकि यह शीतकाल में साइबेरिया की शीतल हवाओं को रोककर देश को अपेक्षाकृत गर्म रखता है। अब दो पॉइंट हैं, दोनों पॉइंटों को अलग अलग समझना है आपने। ग्रीष्म काल में हिमालय दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं, दक्षिणी पश्चिमी जलवाष्प युक्त मानसूनी हवाओं, यहां तक रुकना है। इस पे क्या करना है, ग्रीष्म काल में क्या करता है हिमालय, दक्षिण पश्चिमी जलवाष्प युक्त मानसूनी हवाओं को रोककर देश में पर्याप्त वर्षा करता है। भाई हमारे यहाँ जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है, मानसून के कारण होती है। अगर हिमालय रूपी दीवार ना होती तो मानसून किससे टकराता, वो मानसून हिमालय से टकराता है, इसलिए भारतीय क्षेत्रों में क्या होती है, वर्षा होती है। अगर ऐसा ना होता तो मानसून सीधे, अगर हिमालय ना होता तो मानसून सीधे क्या आगे चला जाता। इतना समझ में आ गया। तो ग्रीष्म काल में हिमालय दक्षिणी पश्चिमी जलवाष्प युक्त मानसूनी हवाओं को रोककर देश में पर्याप्त वर्षा करता है, जबकि फिर दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना आपने, शीतकाल में साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर क्या करता है, देश को अपेक्षाकृत गर्म रखता है। मैंने कहा अगर हिमालय न होता तो शीतकाल में साइबेरिया की ठंडी हवाएं आती और सब कुछ क्या होता, पूरा भूगोल क्या होता, परिवर्तित हो जाता। पूरा जो क्या बोलते हैं हमारी जलवायु है पूरी क्या हो जाती, परिवर्तित हो जाती। ठीक है, अपेक्षाकृत गर्म रखता है। यही कारण है कि देश का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर अर्थात शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, किंतु यहाँ की जलवायु उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय है। कैसी है, उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय है। अगर हिमालय ना आता तो ये दो शब्द कुछ और लिखते, फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं, ये चेंज हो जाता। उपोष्ण बोलते हैं सब ट्रॉपिकल को, उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं ट्रॉपिकल को। उष्ण कटिबंधीय जलवायु मतलब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और उपोष्ण कटिबंधीय मतलब सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इतना समझ में आ गया। ठीक है, हिमालय निम्न रूपों में आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक दृष्टि से इसको ध्यान रखना है, कीवर्ड जो है आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यथा शंक्वाकार वन तथा उनसे औद्योगिक मुलायम लकड़ी की प्राप्ति, कोनिकल फॉरेस्ट बोलते हैं। शंक्वाकार वन क्या होते हैं, जहां पर ठंडा इलाका होता है वहां पर कैसे, जहां बर्फ पड़ती है वहां पेड़ कैसे होंगे, शंक्वाकार, कोनिकल फॉरेस्ट होंगे। और कोनिकल फॉरेस्ट की लकड़ी कैसी होती है, मुलायम होती है ना। और ऐसी मुलायम लकड़ी से हम क्या प्राप्त करते हैं, कागज प्राप्त करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कनाडा में सबसे ज्यादा कागज की लुगदी का उत्पादन होता है। क्यों होता है, क्योंकि कोनिकल फॉरेस्ट है वहां पर। इतना समझ में आया। तो जो एक्सपोर्टर है बड़ा वो क्या है, कनाडा है। कागजी जो कागज की लुगदी होती है
कुछ प्रोडक्शन वो खुद करता है कागज का, बाकी वो कंटेनर में भर के एक्सपोर्ट कर देता है जिस देश को जरूरत होती है। अन्य चीजों में भी काम आता है कोनिकल फॉरेस्ट। तो शंक्वाकार वन, इनको ध्यान रखना आपने, शंक्वाकार वन, कोनिकल फॉरेस्ट, चेतक बनो, ठीक है। पशुचारण के लिए शीतोष्ण मुलायम घासें, जैसे जम्मू कश्मीर में मर्ग, और ये उत्तर प्रदेश नहीं लिखना आपने, उत्तराखंड लिखना है, बुग्याल और पयार, पयाल नहीं पयार, बुग्याल और, जैसे जम्मू कश्मीर में हम बोलते हैं गुलमर्ग, सुना है, सोनमर्ग, तो क्या है वो मीडोज हैं, ग्रासलैंड्स हैं वो, जो कि पशुचारण के लिए क्या होते हैं, बहुत अच्छे माने जाते हैं। ऐसे ही हमारे उत्तराखंड में क्या बोलते हैं उनको, बुग्याल। उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा, बेदनी बुग्याल। जब आप वहाँ पहुँचेंगे अपने आप समझ में आएगा आपको कि क्या है, जड़ी बूटियाँ हैं, और वहाँ पर पलने वाले पशुओं का दूध भी बहुत पौष्टिक होता है। क्या होता है, बहुत पौष्टिक दूध होता है। बुग्यालों में जो गाय भैंसें जो चरती हैं उनका दूध क्या होगा, बहुत पौष्टिक होगा। तो यूपीएससी की सोच देखिए कहाँ तक जाती है, हालांकि इससे रिलेटेड नहीं है पर फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। उसने एक बार क्वेश्चन पूछा कि पशुओं के लिए बहुत ही न्यूट्रिशियस एक घास होता है अल्फा अल्फा, वो कहाँ पाया जाता है, तो ये होमवर्क है, आप ढूंढिए। अल्फा अल्फा नामक घास जो कि पशुओं के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, अच्छा चारा माना जाता है, वो कहाँ पाया जाता है, अल्फा अल्फा घास, ठीक है। और बाकी आप लोग तो अब चल ही रहे हैं रुद्रनाथ वाले, वो बुग्याल मिलेंगे आपको वहाँ पर भी, 3 बुग्याल मिलेंगे। तीनों बुग्यालों के जब आप वापस आएंगे तो फिर नाम पूछूंगा मैं आपसे, उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बुग्याल है वो कौन सा है, कौन सा बुग्याल है, पनार, है ना। चलिए, विभिन्न खनिजों जैसे चूना पत्थर, स्लेट, नमक, चट्टान, कोयला इत्यादि की प्राप्ति होती है। क्या होती है, विभिन्न खनिजों जैसे चूना पत्थर। अब देखिए चूना पत्थर जहां होगा ना वहां सीमेंट इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी अपने आप। क्या होगी, चूना पत्थर जहां भी होगा, मसूरी के नीचे सुना होगा आपने, चूना पत्थर प्राप्त होता है एक स्थान से, तो वहां पर क्या था, एक सीमेंट फैक्ट्री खुली थी। बाद में एक अवधेश कौशल थे जिन्होंने खान माफियाओं से क्या किया, लोहा लिया, ठीक है, और उस चूने की खदान को क्या किया, देखिए भाई निकालना तो पड़ेगा ही, लेकिन मसूरी के मतलब इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा था। अब आप किसी पहाड़ की जड़ से सब कुछ खोद दोगे तो क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, खनन जो होता है वो हिमालय पर्यावरणीय दृष्टि से या हिमालय के स्वास्थ्य की दृष्टि से खराब माना जाता है। क्या माना जाता है, लेकिन ये भी एक सच है कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खनन करना ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में खनन हो रहा था तो खान माफिया से लोहा लेने वाले जो व्यक्ति थे उत्तराखंड के, उनका नाम क्या था, अवधेश कौशल, सुना है, ठीक है। तो चूना पत्थर, स्लेट, नमक चट्टान, कोयला इत्यादि की प्राप्ति होती है। चाय के बागों तथा फलोद्यानों के लिए ढलुआ जमीन मिलती है। मैंने कहा था कि चाय के लिए एक आवश्यक दशा ये है कि एक तो लगातार रिमझिम वर्षा होनी चाहिए, ठीक है, जो पत्तियों पे पड़ेगी, लेकिन जड़ पर वो पानी नहीं रुकना चाहिए। लेटराइट प्रकार की मिट्टी चाहिए, है ना, और ढलुआ जमीन चाहिए। ढलुआ जमीन में होता है कि बारिश होती है, जड़ों पर पानी नहीं रुकता है, पानी चाहिए चाय को, लेकिन क्या चाहिए, क्या चाहिए, ढलुआ जमीन। ढलुआ जमीन में ही अच्छी चाय क्या होती है, उत्पादित होती है। बाकी करने को तो हमने आईआईपी में भी किया है, देहरादून में भी आपका टी स्टेट चाय बागान, वहाँ पर भी चाय का उत्पादन किया है। आपके नीलगिरी हिल्स में होती है चाय बहुत अच्छी, ठीक है। आपके कहाँ, दार्जिलिंग में होती है, असोम में होती है, ठीक है। ग्रीष्मकाल में गेहूं, आलू तथा मक्का जैसी फसलों के लिए सीढ़ी नुमा खेतों पर उत्पादन होता है। ये बताने की जरूरत नहीं है। पेय, सिंचाई एवं औद्योगिक उद्देश्य हेतु मीठे जल की नदियां जो हिमनद पूरी तथा सततवाही है। सततवाही की मतलब 12 मास जो बहती है। देखिए दक्षिण भारत में भी नदियां हैं और उनके पाट हमारी नदियों से बहुत चौड़े हैं। मीन जब आप ट्रेन से भी पार कर रहे होते हैं किसी नदी को, कृष्णा और गोदावरी जैसी नदियों को, तो कई मिनट लगते हैं पार करने में। क्या लगते हैं, यानी उनके जो पार्ट हैं बहुत चौड़े हैं, ठीक है। अब बरसात में तो फुल भरे होते हैं, लेकिन जब बरसात खत्म हो जाती है गर्मियों में क्या होता है, उनमें जल नहीं होता है ज़्यादा, ठीक है। हमारी नदियां जो हैं, हिमालयी नदियां जो हैं, वो क्या है, पेरिनियल रिवर्स, सदावाहिनी नदियां हैं। 12 मास क्या है, उसमें जल है। ग्लेशियर के पिघलने से क्या होता है, जल प्राप्त होता है, ठीक है। और
मीठे जल की प्राप्ति क्या होती है, अन्य जगहों के लिए हम क्या करते हैं, मीठे जल का क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। जैसे गंगा नदी जो आपका टिहरी डैम है, टिहरी डैम से हम क्या करते हैं, पानी भेजते हैं कहाँ, सिंचाई, भाई पेयजल के लिए अलग योजनाएं चलती हैं जो कि दिल्ली तक जाती है आपकी। ये जो भागीरथी और भिलंगना पर जो डैम है आपका टिहरी डैम, तो वहां से भी क्या है, जल की पूर्ति करते हैं हम, किनकी, जो महानगर हैं उनकी पूर्ति होती है। इतना समझ में आ गया। तो कहाँ गया वो, पेयजल, सिंचाई, औद्योगिक उद्देश्य हेतु मीठे जल की नदियां जो हिमनद पूरित तथा सततवाही है। गंगा के मैदान में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं एलुवियल सॉइल को। एलुवियल सॉइल मतलब जलोढ़ मिट्टी। और इसमें भी मैंने बताया था आपको, ओल्ड बांगर न्यू खादर, एक फॉर्मूला बताया था। ओल्ड एलुवियल सॉइल को क्या बोलते हैं, बांगर, और न्यू एलुवियल सॉइल को क्या बोलते हैं, खादर। ठीक है। तो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप का स्रोत भी कौन है, भाई हिमालय से तो निकल रही नदियां। ठीक है, आगे। तो अपने साथ जो अवसाद लेके जाती हैं वो बिछा देती हैं, जो एलुवियल सॉइल होती है उसको बिछा देती है, जो कि बहुत उपजाऊ होती है। आगे, विभिन्न पर्वतीय पर्यटक स्थल जैसे श्रीनगर, शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा तथा विभिन्न धार्मिक केंद्र जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ इत्यादि की स्थिति भी कहाँ पर है, हिमालय है। हिमालय का अपना एक अट्रैक्शन है। जब आप हिमालय पे होते हो तो हर तरह से क्या, आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से एक मानसिक शांति है वहाँ पर। क्या है, जीवन कठिन जरूर है, लेकिन क्या है, जो शहरों की जो ये दौड़ धूप, पोल्यूशन, इन सबसे मुक्त है हिमालय। जब आप वहाँ पर होते हो तो एक अलग अनुभूति होती है आपको वहाँ पर। ठीक है। जल विद्युत परियोजनाओं जैसे भाखड़ा नांगल, पार्वती, पोंग, दलहस्ती, किशनगंगा, टिहरी जल विद्युत परियोजना आदि की स्थिति भी किसमें पाई जाती है, हमें हिमालय में ही पाई जाती है। आगे, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों की प्राप्ति तथा जंगली जीव जंतुओं का विशाल आश्रय स्थल हिमालय है। अर्थात हिमालय क्षेत्र को जैव विविधता का विशाल भंडार भी कहा जा सकता है, यानी बायोडाइवर्सिटी का विशाल भंडार भी क्या है, हिमालय है। फूलों की घाटी जाइए आप, 1 किलोमीटर स्क्वायर में आपको हजारों किस्म के क्या मिलेंगे, फूल मिलेंगे। जड़ी बूटियां, एक से बढ़कर एक जड़ी बूटियां हैं। कार्य चल रहा है उन्हें फिर दोबारा आयुर्वेद, धन्वंतरी के आयुर्वेद को क्या किया जा रहा है, जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। और आयुर्वेदिक जो मेडिसिन्स होती हैं उनके एक सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो ये होता है कि क्या, साइड इफेक्ट नहीं होते हैं उसके। क्या नहीं होते हैं, साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हो। बल्कि मैंने आपको बताया भी था कि आप विद्यार्थी लोग हो तो ब्राह्मी होती है एक हिमालय पे, ठीक है, उसका सेवन किया करो। ब्राह्मी जड़ी बूटी है। बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। जटामासी है, क्या है, खत्म भी नहीं करना हमने हिमालय पर, थोड़ा बहुत प्रयोग कर सकते हैं आप। अब है जी उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। क्या, उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग, यह नवीनतम भूखंड है जो हिमालय की उत्पत्ति के बाद बना है। इसका निर्माण क्वाटरनरी तथा नियोजोइक महाकल्प के प्लिस्टोसीन एवं होलोसीन कल्प में हुआ है। सबसे पहले जो प्री का क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि जो उत्तर का विशाल मैदानी भाग है उसका निर्माण कब हुआ। तो ये दो नाम याद रखने आपने, कौन से, प्लिस्टोसीन, होलोसीन, किसमें, नियोजोइक महाकल्प। नियोजोइक महाकल्प के प्लिस्टोसीन और होलोसीन कल्प। क्वाटरनरी इपोच, चतुर्थक युग, कौन सा युग, चतुर्थक युग। ठीक है। नवीनतम भूखंड है। टेथिस भूसन्नति के निरंतर संकरा व छिछला होने पर एवं हिमालयी व दक्षिण भारतीय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से यह मैदानी भाग निर्मित हुआ है। इसके पुराने जलोढ़ मैदान बांगर और नए जलोढ़ मैदान खादर कहलाते हैं। मैंने बताया था ओल्ड बांगर न्यू खादर। दरअसल जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ ना, तो जहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब जगह जो दिख रही हैं आपको, जहाँ पर कि कई किलोमीटर नीचे तक क्या है, जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप हैं। आपको जब आप उसमें हैंडपंप, वहाँ पर जो हैंडपंप लगाने का तरीका है वो क्या है, एक पाइप ठोका जाता है ऊपर से, उस पर हैंडपंप लगाया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, चलाना शुरू करते हैं, वो पाइप नीचे नीचे चला जाता है, फिर उस पर दूसरा पाइप लगाते हैं,
जब तक साफ पानी प्राप्त नहीं होता तब तक वो पाइप क्या होते रहते हैं, जैसे जैसे आप चलाते रहेंगे वैसे वैसे रेत निकलता रहता है या मिट्टी निकलती रहती है और वो पाइप क्या होते रहते हैं, नीचे जाते रहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा क्षेत्र है तो हम तो शिवालिक के पाद प्रदेश में रहते हैं, मतलब शिवालिक के फुट में रहते हैं, पैरों पर। तो यहाँ पर तो कंकड़ पत्थर है, जिस क्षेत्र में ये इंस्टीट्यूट है, जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, तो यहाँ पर तो क्या होता है कि पहले खोदना पड़ता है, बहुत मोटे मोटे पत्थर निकलते हैं, तब पाइप क्या करना पड़ता है, हथौड़े से उसको नीचे करना पड़ता है। फिर कई बार ऐसा होता है कि उस पाइप के नीचे पत्थर आ जाता है, फिर वो जो हैंडपम्प लगाने वाला होता है वो कहता है कि अब दूसरी जगह पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ तो पत्थर है, लेकिन उस क्षेत्र में आप क्या करेंगे, हैंडपम्प लगाएंगे तो अपने आप ही पाइप क्या है, जैसे जैसे आप चलाते रहेंगे, मचान बनाया जाता है, जैसे जैसे चलाते रहेंगे वैसे वैसे पाइप नीचे जाता रहेगा। ठीक है, और ये प्रक्रिया हो सकता है कि 2 किलो, मतलब बता रहा हूँ मैं, इतना डीप नहीं करते हैं, पर अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो 1.5-2 किलोमीटर तक, 3 किलोमीटर तक आराम तक चले जाएगा। यानी इतना निक्षेप है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, हिमालय बना, तो ये पूरा क्षेत्र जो था एक खड्डा था। क्या था, और इस पर जलोढ़ मिट्टी के, जो जलोढ़ मिट्टी बिछाई गई वो किसने, नदियों ने बिछाई। यानी जिस उत्तर प्रदेश, जिस बिहार की बात आप कर रहे हैं, वो कभी 3 किलोमीटर नीचे और उससे भी नीचे हो सकता है कि गहरा रहा हो। तो उसमें क्या हुआ है कि हिमालय से आने वाली नदियों ने क्या किया, क्या किया, उसको भरा, उसमें जल भरा होगा। पहले जल के साथ साथ क्या हुआ होगा, जैसे एक झील बनती है ना, धीरे 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 करके ऊपर आती है, वही प्रक्रिया आज उसके ऊपर से नदियां बह रही हैं। क्या हो रही हैं, और हिमालय से नदियां क्यों आ रही हैं, मैंने आपको बताया था कि हर 165 वायुमंडल की विशेषता में बताया था कि हर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। और उसको अगर हम 1000 मीटर में लें तो कितना बताया था मैंने, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे हल्की फुल्की गर्मी होगी, आप 165 मीटर ऊपर जाओगे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाएगा, और ऊपर जाएंगे। तो जब हिमालय बना तो हिमालय को जिस रूप में आप देख रहे हैं वो रूप नहीं था, हिमालय एक ढेर था, जिसके ऊपर हाइट ज़्यादा होने की वजह से, वायुमंडलीय विशेषताओं की वजह से, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सामान्य ताप पतन दर, नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं ना। तो सामान्य ताप पतन दर जो वायुमंडल की है, 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम, या 1000 मीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में जो कमी आती है, उसकी वजह से उस ढेर के ऊपर क्या हुआ, बर्फ पड़ी। क्या पड़ी, और क्योंकि सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, तो जब दक्षिणायन था तो उस समय बर्फ पड़ी, और जब उत्तरायण हुआ तो वो बर्फ पिघली। उस पिघलने से नदियों, झरनों, अनेक क्या वाटर सोर्सेज का निर्माण हुआ, और उस जल ने क्या किया, अपना रास्ता बनाया, उस ढेर को काटा, वी शेप, आई शेप प्रकार की वैलियां बनाई, ग्लेशियर ने यू शेप वैली बनाई। मतलब एक तरह से प्रकृति ने क्या किया है, हिमालय को क्या किया है, ये जो आधुनिक रूप देख रहे हो आप, इस रूप में लेके आई है प्रकृति। अब आज से करोड़ साल बाद हिमालय की स्थिति कैसी होगी, अलग होगी। क्या होगी, जैसा हिमालय आज है, अगर पुनर्जन्म होता है और आप अगर 50 लाख साल बाद, 10 लाख साल बाद फिर दोबारा इस धरती पर जन्म लेते हैं, तो जो आपको स्थिति आज दिखाई दे रही है, हिमालय वैसा नहीं दिखाई देगा आपको दूसरा रूप दिखाई देगा उसका। ठीक है, क्योंकि हर समय प्रक्रिया चल रही है, किस चीज की, इरोजन चल रहा है, हर समय क्या चल रहा है, नदियां लेके जा रही हैं, कहीं पे डिपॉजिट कर रही हैं। तो बे ऑफ बंगाल का जो डेल्टा होगा आज से 50 लाख साल बाद, उसका रूप भी चेंज हो चुका होगा, और जो आपका हिमालय दिख रहा है उसका रूप भी क्या हो गया, चेंज हो चुका होगा। ये डेविस और पेंक की थ्योरी पढ़ेंगे आप आगे चलकर, कि जब उत्थान होता है तो साथ में क्या होता है, इरोजन भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अपरदन भी चलता है, बस दोनों में थोड़ा एक अंतर है। एक बोलते हैं कि एक पहले उत्थान होता है उसके बाद होता है इरोजन, एक बोलते हैं कि नहीं भाई, उत्थान होते होते साथ साथ इरोजन चल रहा होता है। और इसका उदाहरण कहाँ देखते हैं हम, इंडस की आई शेप वैली, इंडस के गॉड देखते हैं जब हम, तो हम वो बताते हैं ज्योग्राफी में कि कुछ नदियाँ ऐसे थी जो पहले हिमालय के निर्माण से पूर्व भी क्या कर रही थी, बह रही थी। हिमालय उठता गया, वो उसको काटती गई, तो आई शेप वैली बनी है वहाँ पर। कैसी बनी है, तो उन आई शेप वैली को देखकर साफ साफ पता चलता है कि हिमालय उठ रहा था, वो नदियाँ उसको क्या कर रही थी, काट रही थी, इसलिए आई शेप वैली का निर्माण हुआ। तो आई शेप और वी शेप वैली हमेशा आपको नदियों में दिखेगी, जबकि यू शेप वैली आपको हमेशा ग्लेशियर में दिखेगी। कहाँ पे दिखेगी, तो ये आगे पढ़ना है आपने, स्थलाकृतियाँ पढ़नी है अभी।
जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो वो जो खड्डा था वो भर गया, उसी पर आज आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, इतनी फर्टाइल लैंड, इतना उपजाऊ क्षेत्र, गंगा यमुना के मैदान जिन्हें बोलते हैं आप, वो क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, ठीक है। अच्छा, इस मैदानी भाग में प्राचीन वन प्रदेशों के दब जाने से कोयला और पेट्रोलियम के क्षेत्र भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? क्षेत्र भी मिलते हैं। भाई हमने असम में पढ़ा था, ए बॉय डिग हियर डिग बॉय, पढ़ा था। तेल क्यों मिल रहा है वहां पर? इसका मतलब जो समुद्री जीव थे उनके दब जाने से टैथिस सागर के जो समुद्री जीव थे बड़ी मात्रा में वहां पर दबे, आज वो पेट्रोलियम के रूप में हमें क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। और जगह भी होगा, ऐसा नहीं कि हिमालय में नहीं होगा, लेकिन उसकी जो कॉस्ट आएगी निकालने की वो क्या आएगी, ज्यादा आएगी। क्या आएगी? लेकिन अगर बड़ा तेल क्षेत्र होगा तो फिर करना पड़ेगा, फिर तो क्या होगा, फिर उसे निकालना पड़ेगा। डिगबोई ऐसे पता नहीं कितने स्थान होंगे, है ना, क्योंकि हिमालय का जो एक मोटाई है ना वो ज्यादा है। तो अब पर्वतीय क्षेत्रों में अगर हम किसी चीज को क्या करते हैं, खोजते हैं, माना तेल खोजते भी हैं, तो वो क्या होगा, कॉस्ट ज्यादा आएगी, मैंने कहा आपको, है ना। चलिए आगे देखिए। मैदानी भाग हमारी बृहद जनसंख्या के जीवन का आधार है, क्योंकि इसकी उपजाऊ जलोढ़ मृदा में विभिन्न तरह के फसल उपजाए जा सकते हैं। भाई आपको तो पता ही है, पर्वतीय क्षेत्र कितना भी सुंदर हो, वहाँ की हवा कितनी भी स्वच्छ हो, शुद्ध हो, लेकिन फिर भी प्रत्येक व्यक्ति की इस समय क्या है, इच्छा, मनसा, क्योंकि विकास जो हुआ है वो मैदानी भागों में ज़्यादा हुआ है। क्या हुआ है? हमने ये कहकर कि जी विषम भौगोलिक परिस्थिति है इसलिए यहाँ पर ज़्यादा विकास नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इच्छा शक्ति चाहिए होती है। कई देश ऐसे हैं जो पूरे, जैसे हमारा हिमालयी क्षेत्र है वैसे ही वो देश भी वैसे ही है। भाई स्विट्जरलैंड क्या है? अगर स्विट्जरलैंड को मैं बोलूं क्या वो मैदानी भाग है? नहीं, वो क्या है, पर्वतीय भाग है, ठीक है। लेकिन क्या है, इच्छा शक्ति है, उन्होंने अपने उस वहाँ पर क्या क्या विकास किया है। इवन मैंने आपको बताया था लापाज जैसी जो कैपिटल थी आपकी, किसमें, एंडीज माउंटेन रेंज के ऊपर थी, वो सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी लापाज किसकी थी? आज भले स्यूक्रे हो गई होगी, बोलीविया। भाई तो उन्होंने भी तो निर्माण कार्य किए हैं ना, आज ज्यादा बड़े मत कीजिए। तो मैदानी भाग हमारी बृहद जनसंख्या के जीवन का आधार है, क्योंकि इसकी उपजाऊ जलोढ़ मृदा में विभिन्न तरह के फसल उपजाए जा सकते हैं। इससे हमारे जनसंख्या व पशुओं का आहार प्राप्त होता है। आगे दिखाइए। साथ ही अनेक कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल भी प्राप्त होता है। कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल भी प्राप्त हो पाता है। नदियों का क्षेत्र होने के कारण इस प्रदेश में नहरें निकालकर सिंचाई व नहरी परिवहन कार्य किए जा सकते हैं। इन आगे दिखाइए। इन मैदानी भागों में भूमिगत जल का विशाल भंडार है, जिनसे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इन मैदानी भागों में नदियों की अधिकता के कारण इन क्षेत्रों में मत्स्य पालन का विकास किया जा सकता है। अवसादी भूगर्भिक संरचना के कारण ये पेट्रोलियम पदार्थों के संभावित संचित भंडार हैं। मैंने आपको बताया भी था पेट्रोलियम कहाँ मिलेगा, जलज अवसादी शैलों में मिलेगा। किसमें मिलेगा? जलज अवसादी, अवसादी बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना, जलद अवसादी शैलों में प्राप्त होता है। तो अवसादी भूगर्भिक संरचना, अवसादी मतलब सेडिमेंटेशन वर्ड जहां पर भी आएगा उसका मतलब समझ लीजिए अवसाद, ठीक है। अवसादी भूगर्भिक संरचना के कारण ये पेट्रोलियम पदार्थों के संभावित संचित भंडार है। भूमि के प्राय समतल होने के कारण इन क्षेत्रों में सड़क व रेल परिवहन का विकास अपेक्षाकृत आसानी से किया जा सकता है। ये सच है कि किया जा सकता है। वास्तव में पर्वतीय क्षेत्रों में क्या है, किया गया है, लेकिन वो एक गुरुत्वाकर्षण बल है ना जो, तो उसका पालन करती हैं कौन, जो ऊपर से गिरने वाली प्रत्येक चीज क्या आ जाती है, सड़क पर आ जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में खतरा बना रहता है हमेशा, किस चीज का, सड़क टूटने का, है ना।
संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारत का प्रायद्वीपीय भाग प्राचीन, अब वो पूरे चैप्टर का वो बता रहा है कि संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारत का प्रायद्वीपीय भाग प्राचीनतम से लेकर आधुनिक काल तक की चट्टानों से सुसज्जित है। लास्ट में मैंने कहा ना, एग्जामिनर लास्ट का भी पढ़ता है, क्योंकि नंबर कहाँ पे देता है वो, तो जब आप किसी बड़े क्वेश्चन को डील कर रहे होंगे तो लास्ट में जब आप अगर ऐसा लिखते हैं कि संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारत का प्रायद्वीपीय भाग प्राचीनतम से लेकर आधुनिक काल तक की चट्टानों से सुसज्जित है, यहाँ पर अनेक ऐसी प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं जो अपने वास्तविक मूल रूप को बदल चुकी हैं। इसके विपरीत हिमालय पर्वतीय प्रदेश और विशाल मैदान प्रमुख रूप से टर्सरी व आधुनिक काल की चट्टानों से सुसज्जित है। ये उस क्वेश्चन का जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था उसका एंड है, ठीक है। अब दिखाइए भाई इसमें क्या क्या है, थोड़ा छोटा कीजिए इसे और दिखाइए। ऊपर के भी बहुत सारे छूटे हुए हैं। 2 मिनट, ये इधर देख लीजिए, मैप दिखा रहे हैं ये। अरे इतनी तेज स्पीड मत रखिए ना। ये प्लिस्टोसीन के नवीन निक्षेप दिख रहे हैं भाई। जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ ना, ये हिमालय जब बना, तो मैंने कहा जहां पर भी फोल्डेड माउंटेन बनेंगे, ठीक है, लगभग उसके सामने जो स्थिति होगी वो क्या होगा, जैसे सागरों में तो हम ट्रेंच बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, सागरों में ट्रेंच। अच्छा, फोल्डेड माउंटेन की विशेषता क्या है, या तो वो ऐसे में बनते हैं या फिर वो ऐसे में बनते हैं, तिरछे नहीं बनेंगे कभी। तो अब हिमालय का निर्माण कैसे में हुआ, ऐसे में हुआ। उसके नीचे ये क्या है, अगर सागरों में ट्रेंच बोल रहे हैं तो यहाँ पे हम खड बोल रहे हैं, और उनको भरा गया है ऊपर से आने, वो जो ढेर है, जो टर्सरी कह रहा हूं मैं, टेथीस सी की जो गाद से जो ढेर बना, और वायुमंडलीय विशेषता के कारण उसके ऊपर जो बर्फ पड़ी, उस बर्फ के पिघलने से जो नदियां बनी सदावाहिनी, उन नदियों ने इनको भरा है। और यहाँ पर क्या है, जलोढ़ मिट्टी के क्या किए हैं उन्होंने, निक्षेप किए हैं, डिपोजिशन किया है। क्या किया है, जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल को डिपॉजिट किया है। इसीलिए यह क्षेत्र क्या है, बहुत उपजाऊ है। और फिर एक चीज और ध्यान रखना, जो उपजाऊ क्षेत्र होंगे वहां पर पॉपुलेशन कैसी होगी, ज्यादा होगी और डेंस होगी। भाई मेन चीज क्या है, भोजन। वो कहां प्राप्त हो रहा है आपको, यहां पर प्राप्त हो रहा है, यहां पर प्राप्त हो रहा है। आप ब्रह्मपुत्र के मैदानों में चले जाओ, बहुत फर्टाइल है। आप इधर चले जाओ, गंगा यमुना के उसमें चले जाओ, बहुत फर्टाइल है। इधर नदियां हैं, यहाँ फर्टाइल है। ये वाला क्षेत्र है, ये फर्टाइल है। समझ में आ रहा है। चलिए अब दिखाइए मुझे, क्या आप जानते हैं, बहुत सारी चीजें होंगी अभी छुट्टी शुरू से। ये पढ़ लिया था हमने, ये हो गया था, आगे बढ़िए। क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं, मैं तो जानता हूं, आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं, एक बार पढ़ लेता हूं। विभिन्न युगों में संसार की भांति भारत में भी मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति 4 अवस्थाओं में हुई है। प्रथम चरण में अरावली पर्वत की उत्पत्ति हुई, जो सर्वाधिक पुराना तथा पूर्व कैम्ब्रियन युगीन धारवाड़ियन चट्टानों से निर्मित है। क्या क्या ध्यान रखना है आपने, प्रथम चरण, ठीक, अरावली, दूसरी चीज क्या याद रखनी है, अरावली, तीसरा पूर्व कैम्ब्रियन और धारवाड़ चट्टान। अगर ये 4 चीजें याद हैं तो आपने बोलना कि प्रथम चरण में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ, ठीक है। दूसरा आपने बोलना है सर्वाधिक पुराना है, ये तो पता ही है, जब सबसे पहले हुआ होगा तो पुराना ही होगा। दूसरा बोलना है आपने पूर्व कैम्ब्रियन युगीन है, कब है, पूर्व कैम्ब्रियन युग का है। तीसरा आपने बोलना है कि धारवाड़ियन चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। आगे, अपक्षय एवं अपर्दन के कारण आज यह एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। एक क्वेश्चन और बनेगा कि अरावली को किस प्रकार का पर्वत है, तो आपने बोलना रेजिडुअल माउंटेन है। कैसा है, अवशिष्ट पर्वत है, घिस गया है, छोटा हो गया है बहुत। तो उसके आकार को देखकर ये मत बोलना कि पहले से ही ऐसा था, पहले बहुत ऊंचा था, घिस कर क्या हो गया, छोटा हो गया। तो मैंने आपको बताया, जो ये आपको ये पूरा हिमालय दिख रहा है ना, इसने भी घिसना है। ये मत सोचना कि ये ऐसे ही रहेगा, ऊंचा होता रहेगा। खैर अभी तो ये क्या हो रहा है, उठ रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ये इरोजन, नदियां, बाढ़, जो भी होगा, ग्लेशियर्स, ये क्या करेंगे, इसको घिसेंगे और इसको क्या करेंगे, आकार को। अभी तो चल ही रहा है प्रक्रिया,
लेकिन कभी ना कभी इसकी निर्माण प्रक्रिया पूरी होगी और इसमें क्या होगा, अपर्दन होगा, है ना। तो मैंने कहा नहीं आपको, डेविसर पेंक, भाई क्या बोलते हैं वो, यही तो बोलते हैं कि ये अपर्दन प्रक्रियाएं तब तक चलेंगी जब तक कि पेनिप्लेन नहीं बन जाता, समप्राय मैदान नहीं बन जाता। इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूं। आज अपने घर के सामने एक ट्रॉली क्या करना, रेत डलवा देना। क्या डलवाना, बजड़ी डलवा देना, रेत डलवा देना और छोड़ देना उसको। क्या होगा फिर, एक प्रक्रिया बता रहा हूं मैं कि एक प्रैक्टिकल कर सकते हो आप। उसमें बारिश आएगी, थोड़ा बह जाएगा, हवा चलेगी, थोड़ा उड़ जाएगा, कुछ बच्चे आएंगे खेलेंगे, वो भी मानवीय हस्तक्षेप जिसे बोलते हैं। फिर कुछ कुत्ते आएंगे, वो उसमें खेलेंगे। फिर धीरे 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 करके 1 साल बाद आप देखेंगे वहां पे क्या हो गया, पेनिप्लेन हो गया। एक खड्डा खोदो, दूसरा प्रैक्टिकल, एक खड्डा खोदो और उसको छोड़ दो। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वो खड्डा क्या हो गया, भर गया। कैसे भरा, बारिश आई, उसमें पानी भरा, जगह जगह से क्या हुआ, बढ़ता रहा और एक टाइम उसने क्या कर दिया, प्राप्त कर लिया, यानी पेनिप्लेन बन गया। क्या बन गया। तो जितनी भी इस धरती पर खाइयां हैं और जितने भी इस धरती पर क्या हैं, पर्वत हैं, ये चलता रहेगा प्रक्रिया। पर्वत बनते रहेंगे, फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो क्या होंगे, पेनिप्लेन बनेंगे। खड्डे होते रहेंगे, पेनिप्लेन बनेंगे। समझ में आया, ठीक। तो अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। पर्वत उत्पत्ति के द्वितीय चरण में कैलिडोनियन युगीन पर्वतों की उत्पत्ति हुई। कैलिडोनियन हलचल से याद रखना है आपने, कैलिडोनियन याद रखना है कि द्वितीय चरण में कैलिडोनियन युगीन पर्वतों की उत्पत्ति हुई। भारत में इस समय कुडप्पा भूसन्नति के से पूर्वी घाट पर्वत की उत्पत्ति हुई, जो विभिन्न नदियों जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि द्वारा काट दिया गया। पर्वत उत्पत्ति का द्वितीय चरण क्या है, कैलिडोनियन युगीन पर्वत। कैलिडोनियन हलचल से जो पर्वत, ओरोजेनेसिस बोलते हैं पर्वत निर्माणकारी घटना को। तो कैलिडोनियन हलचल से कौन से पर्वत बने भारत में, पूर्वी घाट, कुडप्पा भूसन्नति से। यह ध्यान रखना आपने, किससे बना है, कुडप्पा भूसन्नति से बना है। और क्या बना है, ईस्टर्न घाट। क्या बना है, ईस्टर्न घाट। अब एक चीज और ध्यान रखना, भारत में जब हम पढ़ते हैं, इधर वेस्टर्न घाट पढ़ते हैं और इधर ईस्टर्न घाट पढ़ते हैं। मैप को ध्यान से देखना, मैंने कहा सैटेलाइट से लिया गया चित्र है वो। वेस्टर्न घाट आपको जगह जगह पर कटा फटा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, जबकि ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट आपको लगातार दिखाई देगा। वेस्टर्न घाट क्या दिखाई देगा, लेकिन ईस्टर्न घाट आपको क्या करेगा, जगह जगह पर कटा हुआ होगा। मतलब थोड़ा पार्ट यहां होगा, फिर एक नदी जा रही होगी बीच में से, फिर थोड़ा पार्ट होगा, फिर नदी जा रही होगी बीच में से, फिर थोड़ा पार्ट होगा, फिर नदी। इसका मतलब क्या हुआ भाई, उठा तो था वो पर्वत, लेकिन उसको किसने काटा, नदियों ने। क्योंकि नदियों का ढाल किस तरफ है, इस तरफ है। मैप दिखा सकते हैं मुझे, भारत का मैप अगर दिखा सकते हैं तो, अगर तुरंत हो सकता है तो फिजिकल। उसमें समझा दूंगा मैं। नहीं ये नहीं, जिसमें पर्वत भी दिख रहे होंगे, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट दिख रहे होंगे। नहीं ये तो प्लेन हो गया बिल्कुल। 2 मिनट ऊपर कीजिए। अच्छा ये, हाँ आइए आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, ये वाला निकाल दो। ये ठीक है। आप देख रहे होंगे, इसके थोड़े और ऊपर का चाहिए मुझे। ये सारी नदियां जो हैं वो इस तरफ को गिर रही हैं ना। कहाँ गिर रही हैं भाई, इस तरफ को भी हैं छोटी छोटी नदियां। मैंने कहा मानसून आया, साउथ वेस्ट मानसून आया, इधर टकराया, तो बरसात में तो बहुत सारी नदियां होती हैं इधर छोटी छोटी। इधर बड़ी नदियां जो जा रही हैं वो कहाँ जा रही हैं, इस तरफ को जा रही हैं। तो ये जो ईस्टर्न घाट है जगह जगह पर कटा हुआ है, क्योंकि उनके बीच में से होकर क्या जा रही है, नदियां जा रही हैं। यार ये इसके ऊपर वाला पार्ट दिखाओ मुझे जरा, अगर दिखा सकते हो तो। हाँ चल जाएगा काम। ये देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, माउथ ऑफ गोदावरी, माउथ ऑफ कृष्णा। ये क्या दिख रहा है आपको, ये पूरा वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट दिख रहा है। तो वेस्टर्न घाट का पार्ट थोड़ा यहाँ दिखेगा, तो फिर बीच में से एक नदी आ रही होगी, तो नदी ने क्या कर दिया, उसको काट दिया।
फिर थोड़ा पार्ट दिखेगा, फिर यहाँ से आ गई कृष्णा, फिर काट दिया, फिर यहाँ नीचे दिखेगी आपको कावेरी, फिर उसने काट दिया। कुछ और बीच की नदियां भी हैं जो क्या कर रही हैं, ईस्टर्न घाट को काट रही हैं जगह जगह से। इसलिए ईस्टर्न घाट हमें कैसा मिलता है, थोड़ा यहाँ मिलेगा, थोड़ा यहाँ मिलेगा, थोड़ा बीच बीच में क्या मिलेंगे आपको, नदियां मिलेंगी। इतना समझ में आया। दूसरी चीज ध्यान रखना, इधर के मैदान चौड़े मिलेंगे आपको। कोस्टल प्लेन्स जब हम पढ़ रहे होंगे तो वहां पे पढ़ेंगे हम कि इधर के जो मैदान हैं वो कैसे हैं, इनकी चौड़ाई ज़्यादा है, जबकि इधर के मैदानों की चौड़ाई क्या है, कम है। क्या है, कम है। इससे पहले वाला मैप दिखाएंगे, अभी दिखाया था, ये देखिए ना, दिखाई दे रहा है। और यहां के देखिए, समझ में आ रहा है। ये वाले मैदान आपको बहुत पतले दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सीधे वेस्टर्न घाट स्टार्ट हो जा रहा है। इस तरफ के मैदानों की चौड़ाई क्या है, कम है। इधर के मैदानों की चौड़ाई देखो, जब तक दिखाता हूं तब तक ये देखिए, ये मैदान क्या है, चौड़े। क्लियर हुआ, क्लियर हो रहा है। फिर कॉन्टिनेंटल सेल्स भी पढ़ने हैं हमने। कॉन्टिनेंटल सेल्स मतलब ऐसा नहीं होता कि आप यहां से गए और सीधे 8-10 किलोमीटर नीचे घुस गए। क्या होता है कि जब आप यहां से चल रहे होते हैं आगे तो कम गहरा होता है। अब चले मत जाना, कभी सागर के किनारे गए और आपने बोला कि सर ने कह रखा कम गहरा होता है। कम गहरा मतलब अपेक्षाकृत पूरे महासागर या सागर के उसमें, यहां पर कम गहरा होगा तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ्स दिखाई देंगे। तो वो उनको मैप में कैसे दिखाते हैं, हल्का हल्का व्हाइट व्हाइट सा दिखाते हैं। जैसे जैसे वो डार्क होता रहेगा समझ लीजिए उतना गहरा हो रहा है। तो जब जमीन खत्म होती है तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ शुरू होंगे, जिनको बोलते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल सेल्फ्स। महाद्वीपीय मग्न तट होंगे। फिर थोड़ा जहां पर ये दिख रहा है ना, ये हल्का सा, ये यहां तक लाइट कलर है, फिर थोड़ा सा और डार्क कर दिया उसने, कॉन्टिनेंटल स्लोप। मतलब जमीन से जब हम सागर की तरफ चलेंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री के उस पे एंगल पर ऐसे जाएगा, फिर ढाल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कॉन्टिनेंट कहां पर खत्म होता है, तो यहां पर खत्म नहीं होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप के बिल्कुल पैर पर खत्म होता है कॉन्टिनेंट। उसके बाद क्या होंगे, अगाध सागरीय मैदान। क्या होंगे, महासागरीय मैदान या अगाध सागरीय मैदान। और फिर ट्रेंच। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ट्रेंच उसके बाद मिलेंगे, ट्रेंच आपको बिल्कुल नजदीक भी मिल सकते हैं, पर जब पढ़ा जाता है ज्योग्राफी में तो हम ऐसे ही बनाते हैं कि सबसे पहले हमने क्या बनाया, कॉन्टिनेंटल सेल्फ बनाया, फिर स्लोप बनाया, फिर महासागरीय मैदान बनाया, फिर ट्रेंच बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ट्रेंच मतलब खड्ड। और इतने गहरे खड्ड हैं महासागरों में कि 11 किलोमीटर गहरे खड्ड भी हैं। जैसे मैरिना ट्रेंच बताया था मैंने आपको पैसिफिक ओशियन में, नियर फिलीपींस बताया था। सुंडा ट्रेंच बनाया था मैंने आपको कहाँ पे, इंडियन ओशियन में। प्योर्टो रिको ट्रेंच बताया था मैंने आपको कहाँ, अटलांटिक ओशियन में बताए थे। हर महासागर के गहरे गहरे ट्रेंच। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब आपने इसको कैसे देखना, जितना डार्क कलर आपको जमीन पर दिखाई दे रहा, समझ लीजिए उतनी ऊंचाई है उसकी। यहां पर जितना डार्क कलर दिख रहा है, कहां पर, पानी में, समझ लीजिए उतनी गहराई है। जहां पे 11 किलोमीटर गहरा खड्ड होगा वहां पर बिल्कुल नीले रंग से बना रखा होगा, उसे डार्क कलर बना रखा होगा। तो अभी हमने इन सागरों के नीचे भी उतरना है, वहां की भी जब हम फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे होंगे तो वहां पर हमें सागरों के नीचे भी देखने हैं कि क्या क्या है महासागरों के नीचे। ठीक है, चलिए फिलहाल इसमें वहीं पर आइए वापस, ये तो थोड़ा समझाने के लिए बताया मैंने। तो भाई थोड़ा इसको थोड़ा नीचे करो। क्वेश्चन क्या बना, कैलिडोनियन युगीन पर्वत कौन सा है, आंसर ईस्टर्न घाट है हमारे यहाँ। क्या है, ईस्टर्न घाट है। किससे बना है, कुडप्पा भूसन्नति से बना है। किससे बना है, कुडप्पा भूसन्नति से बना है। ये कटा फटा क्यों है, क्योंकि इसको महानदी ने काटा, गोदावरी ने काटा, कृष्णा ने काटा, कावेरी ने काटा, और बीच की बहुत छोटी बड़ी और भी नदियां हैं जिन्होंने इसको काटा। तो जगह जगह पर क्या है, कटा फटा है। ईस्टर्न घाट कटा फटा है, जबकि वेस्टर्न घाट लगातार है लगभग। समझ में आ गया, ठीक है। तीसरे चरण में क्या होता है, हर्सिनियन युगीन पर्वतों का निर्माण हुआ। जर्मनी में एक हर्ट्ज पर्वत है, तो हर्सिनियन बोलते हैं हम इसको।
फिर बता रहा हूं ओरोजेनेसिस, ऐसी हलचल हुई है धरती पर जिससे पर्वतों के क्या हुए, निर्माण हुए। ठीक है, हर्षिनियन युगीन पर्वतों से क्या बना भारत में? विंध्याचल, क्या विंध्याचल बना, सतपुड़ा बना, विंध्यन भूसन्नति बनी, मतलब विंध्यन भूसन्नति से उत्पन्न हुए। विंध्याचल और सतपुड़ा ये किस युग के पर्वत हैं? हर्षिनियन जो हलचल हुई है, और हर्षिनियन का नाम जो मैंने बताया आपको ये इसलिए रखा गया, जर्मनी के हर्ट्ज पर्वत के नाम पर रखा गया है। तो हर्षिनियन युगीन पर्वतों का निर्माण हुआ। तो भारत में क्या देखते हैं हम? विंध्याचल, सतपुड़ा, और इनका निर्माण किससे हुआ? विंध्यन भूसन्नति से हुआ। किससे हुआ? विंध्यन भूसन्नति। अब इनको भी ध्यान रखना क्रम आपने, कि धारवाड़ भूसन्नति से किसका हो रहा है, कुडप्पा भूसन्नति से किसका हो रहा है, विंध्यन भूसन्नति से किसका हो रहा है। भूसन्नति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जियोसिंक्लाइन। देखिए जियोसिंक्लाइन। विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मध्य एक भ्रंश घाटी स्थित है जिसमें नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होती है। इसलिए विंध्याचल एवं सतपुड़ा को मोड़दार पर्वत होने के बावजूद भ्रंशित पर्वत भी कहा जाता है। सतपुड़ा और विंध्याचल माउंटेन रेंज वैसे मोड़दार पर्वत हैं, पर क्योंकि उनके बीच में एक भ्रंश पड़ा हुआ है, भ्रंश बोलते हैं किसको? रिफ्ट। भ्रंश मतलब रिफ्ट। रिफ्ट पड़ा है, उस रिफ्ट घाटी से होकर बहती है कौन? नर्मदा। कहां से? ईस्ट टू वेस्ट। और जब रिफ्ट घाटी से कोई नदी बहती है तो जल्दी से डेल्टा नहीं बनाती है, क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती है। क्या बनाती है? ज्वार नदमुख हिंदी में बोलते हैं, एस्चुरी उसको इंग्लिश में बोलते हैं। होता कुछ नहीं है, डेल्टा आपको ऊपर दिखाई देता है। नदी जब जाती है तो डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं उनके बीच में, बहुत क्या कैसी बहुत ही फर्टाइल मिट्टी, गाद जो भी लेके आ रखी है अपने साथ वो सब बिछा देती है। एस्चुरी में क्या होता है? नीचे, जल के नीचे बिछाती है, जो कि आपको ऊपर से नहीं दिखाई देती। बिछाएगी अपने साथ लाएगी तो कहाँ ले जाएगी, है ना? तो लेकिन जल के नीचे, मतलब सागरीय जल के नीचे होता है। समझ में आ गया? तो कभी कभी ऐसी जगहों पर क्या होता है, आइलैंड उठ जाते हैं, मतलब इतना ज़्यादा जमा हो जाता है तो काफ़ी दूर पर एक आइलैंड बन जाएगा ऊपर। मिट्टी जब ऊपर तक आ जाएगी तो क्या बोलेंगे हम? ठीक है। इसलिए विंध्याचल एवं सतपुड़ा को मोड़दार पर्वत होने के बावजूद भ्रंशित पर्वत भी कहा जाता है। इतना समझ में आ गया? भ्रंश मतलब, भ्रंश मतलब मैंने बोला नहीं आपको अभी, रिफ्ट। रिफ्ट पड़ने से, रिफ्ट पड़ा, रिफ्ट के बीच में क्या हो गया? नदी बह रही है। आगे बढ़ो भाई। चौथे चरण के तृतीयक युग में, टर्सरी पोच में, अल्पाइन क्रम के पर्वतों का निर्माण हुआ, जिसमें भारत में वृहद, मध्य और शिवालिक हिमालय श्रेणियां आती हैं, जो नवीनतम मोड़दार पर्वत हैं, यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन है। क्या ध्यान रखना है? चौथा चरण। क्या याद रखना? टर्सरी पोच। क्या याद रखना? अल्पाइन क्रम। क्या याद करना है? अल्पाइन क्रम पर्वतों का निर्माण हुआ, जिससे भारत में वृहद, मध्य और शिवालिक हिमालय श्रेणियां आती हैं, जो नवीनतम मोड़दार पर्वत हैं, यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन है। वृहद हिमालय की उत्पत्ति के समय ही भारतीय प्लेट के तिब्बत प्लेट से टकराने के फलस्वरूप भारत के पश्चिमी भाग के भ्रंशित होकर समुद्र के अंदर अधोगमित होने से पश्चिमी घाट भ्रंशित पर्वत का निर्माण हुआ। वेस्टर्न घाट कब बना? वेस्टर्न घाट्स कब बने? तो वेस्टर्न घाट्स का काल भी यही है। वेस्टर्न घाट्स क्यों बने? क्योंकि भारतीय प्लेट के तिब्बत प्लेट से टकराने के फलस्वरूप भारत के पश्चिमी भाग में, कौन सा पश्चिमी भाग? गुजरात वाला, नीचे उससे वाला, गुजरात से नीचे वाला, समुद्र के अंदर अधोगमित, अधोगमित मतलब डूबने से पश्चिमी घाट भ्रंशित पर्वत का निर्माण हुआ। वस्तुतः पश्चिमी घाट पर्वत नहीं अपितु प्रायद्वीपीय पठार का ही एक कगार है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। क्या है? यूपीएससी का क्वेश्चन है। पश्चिमी घाट पर्वत नहीं मान सकते उसको, बल्कि क्या है वो? प्रायद्वीपीय पठार का ही एक कगार, बोलते हैं कोना। क्या इस कगार पे खड़े हैं, बोलते हैं ना हम, कगार है, प्रायद्वीपीय पठार का एक कगार है। अब ये इस तरह के पॉइंट्स देगा यूपीएससी आपको। क्या देगा?
जैसे अगर माना मैं यहीं से यूपीएससी का क्वेश्चन बनाऊं तो मैं बोलूंगा कि वृहद हिमालय यानी क्या, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय जो श्रेणियां हैं उनका निर्माण चौथे चरण के तृतीय की यानी टर्सरी इपोच में अल्पाइन क्रम में हुआ है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट मैं बोलूंगा पश्चिमी घाट आ गया हो, यहां से बोलूंगा मैं, भारतीय प्लेट के तिब्बत प्लेट से टकराने के फलस्वरूप भारत का पश्चिमी भाग के भ्रंशित होकर समुद्र के अंदर अधोगमित होने से पश्चिमी घाट भ्रंशित पर्वत का निर्माण हुआ। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट मैं बोलूंगा पश्चिमी घाट पर्वत नहीं है अपितु प्रायद्वीपीय पठार का ही एक कगार है। 3 पॉइंट बोल दिए मैंने। अब मैं आपको कूट दूंगा। कूट मतलब वो वाला कूट नहीं, मीन्स दूंगा इसमें से केवल एक ही सही है, इसमें से 2 सही है, इसमें से तीनों सही है, इसमें से कोई भी सही नहीं है। अगर आपने पढ़ा हुआ होगा पूरा ध्यान से, आप बोलेंगे तीनों सही। क्या बोलेंगे? क्वेश्चन ऐसे में ही निकाला जाएगा यहीं से, लेकिन क्या है उसे ध्यान से क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। अपनी निंद्रा पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा आपको पढ़ते हुए, ठीक। बार बार जब जब आपको नींद आ रही है तब तब ध्यान रखो कि वो लवासना कहाँ, करेक्टर इज द प्राइम वर्च्यू, क्या क्या लिखा हुआ है? शीलम परम भूषणम। उस गेट से अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती है, निंद्रा पर थोड़ा विजय प्राप्त करनी पड़ती है, गुड़ाकेश बनना पड़ता है। गुड़ाकेश समझते हो? अर्जुन का एक नाम है जिसने अपनी निंद्रा पर विजय प्राप्त कर ली, ठीक है। उपरोक्त चारों मोड़दार श्रेणियों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर जैसे अवसादी तथा स्लेट एवं संगमरमर जैसी कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। अब ये बलुआ पत्थर किस प्रकार का पत्थर है? आंसर अवसादी, सेडिमेंट्री रॉक में आता है। चूना पत्थर कैसा है? आंसर अवसादी। वो फिजिकल में पढ़ेंगे हम किस प्रकार के अवसादी, वो बात की बात है। अभी फिलहाल इतना याद करो, बलुआ पत्थर सैंडस्टोन क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है। चूना पत्थर क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है। लेकिन संगमरमर क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है। संगमरमर क्या है? रूपांतरित चट्टान है, रूप में अंतर आ गया। चूना पत्थर से ही बनता है संगमरमर भी। किससे बनता है? ये चूने की खदानों को छोड़ दो आप, 4-5 करोड़ साल बाद निकालना, संगमरमर निकलेगा आपको। करोड़ों साल लगेंगे संगमरमर बनने में, ठीक है। स्लेट कैसी है? कायांतरित चट्टान है। स्लेट भी कैसी है? मेटामॉर्फिक रॉक। किंतु इसके समय गुणवत्ता में पर्याप्त अंतर है। उदाहरण के लिए अरावली का मकराना का मार्बल, मकराना सुना है आपने? नागौर जिला राजस्थान का संगमरमर विंध्याचल के भेड़ाघाट जिले जबलपुर मध्य प्रदेश के संगमरमर से पुराना एवं उत्तम कोटि का है। सीधी सी बात है। जिसको हमने बाद में निकाला तो वो अच्छा संगमरमर होगा, जिसको हमने पहले ही निकाल दिया, अभी बनने ही नहीं दिया, पहले ही भेड़ाघाट में चले गए हम क्या करने, जिला जबलपुर मध्य प्रदेश, तो भेड़ाघाट का संगमरमर उतना अच्छा नहीं है। जबकि मकराना का मार्बल क्या है? अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि विंध्याचल का निर्माण कहां पड़ा हमने? अरावली का कहां पड़ा हमने? अरावली सबसे पुरानी है। कब दब गया चूना, कब का चूना होगा वो, तो वो अच्छा संगमरमर है। विंध्याचल हमने बाद में पढ़ा, बाद में हुआ ना इसका निर्माण। यहाँ का चूना जो है वो बाद का है, चूना पत्थर पर संगमरमर बना। यहाँ का संगमरमर अच्छा नहीं है। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? ठीक है। इसके बाद आगे बताइए। बॉक्स किताबें सब खरीदते हैं भाई, नोट्स दिल्ली में जाओ, दुनिया भर का मार्केट लगा हुआ बिछा हुआ है, कहाँ? सड़कों पर सब खरीदते हैं, सब रखते हैं अपने टेबल पर। पढ़ना नहीं आता है। पढ़ना मैं आपको क्या हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कैसे पढ़ा जाता है। ये पहला कोट है और आप चाहोगे कि पहले कोट में चमक आ जाए तो नहीं आएगी। इसके बाद फिर अब जब मैं आपको बाध्य करता हूँ कि नहीं ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, तब आप क्या होते हो? तब आप वास्तविक एस्पिरेंट बनते हो। अभी तो खाली मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, यहीं पर काम खत्म नहीं होता है कि मैंने बोला, आपने सुना, आपको लगा
एक ऑर्गन ऐसा है हमारे शरीर में, दिमाग, जो बोलता है हाँ हो गया जी। उनसे पूछो जो याद कर रहे हैं, कितना बीत रहा है, कितना बीत रही है, बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन जब उसका फल मिलता है तब समझ में आता है कि इतना सम्मान क्यों है। इतना सम्मान इसलिए है क्योंकि आप अलग हटके क्या किया, आपने मेहनत की और बन गए। परीक्षा दृष्टि देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं, चट्टानों, तलछट एवं पुरातात्विक सामग्री का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है? पैलियोमैग्नेटिज्म, पुराचुंबकत्व में। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, अभी ये भी पढ़ना है हमने, पृथ्वी का भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, नॉर्थ साउथ होता है, ठीक है। बल्कि एग्जैक्ट लोकेशन निकालनी पड़ेगी अर्थ पर कि क्या एक्सेस ही उसका नॉर्थ साउथ है, नहीं, हटके है। नॉर्थ कहाँ पर है, साउथ कहाँ पर है, वो एग्जैक्ट जगह निकालनी पड़ेगी हमें। ये सब अध्ययन कहाँ करेंगे हम? पैलियोमैग्नेटिज्म में करेंगे, पूरा चुंबकत्व में करेंगे। भारत के उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिणामों के अनुसार भूतल में भारतीय स्थलपिंड किस दिशा में खिसका व सरका है? आंसर उत्तर दिशा में। आइए इसका क्वेश्चन, ठीक है। और इसको समझने के लिए सच बताऊं तो फिजिकल ज्योग्राफी का पूरा क्या ज्ञान होना आवश्यक है। जब फिजिकल ज्योग्राफी का पूरा एक चैप्टर पढ़ लेंगे तब आपकी समझ में ज़्यादा आएगा। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि भारत के उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिणामों के अनुसार भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड किस दिशा में खिसका व सरका है? आंसर उत्तर दिशा में, ठीक है। अगला, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस विशाल भूखंड का भाग है? गोंडवाना लैंड का, ये पता है। किस प्रकार की शैलों के समूह को आधार सम्मिश्र बेसमेंट कॉम्प्लेक्स की उपमा दी गई है? आर्कियन समूह, आर्कियन समूह। अब यही जो मतलब जो समझ में नहीं आ रहे हैं, ये इन पर यूपीएससी की नजर जाती है और यही इसी प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। न हिंदी वालों की समझ में आते हैं, न इंग्लिश वालों की समझ में आते हैं। आपने फिलहाल, अभी मैंने कहा जब तक वो चैप्टर नहीं किए हमने फिजिकल ज्योग्राफी के, तब तक इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? वेस्टेज ऑफ टाइम है। जब आप पूरा चैप्टर कर लोगे तब आपकी समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपने इतना याद करना, किस प्रकार की शैलों के समूह को आधार सम्मिश्र बेसमेंट कॉम्प्लेक्स की उपमा दी गई है? आंसर आर्कियन समूह। क्लियर हो गया, ठीक है। या आर्कियन समूह को, जो आर्कियन समूह की शैलें हैं उनको क्या बोला गया है अन्य शब्दों में? आंसर आधार सम्मिश्र। अजैविक, पूर्णतया रवेदार, अत्यधिक भ्रंशित, फेलिएटेड और पातालिक लक्षणों से युक्त किस क्रम की चट्टानें हैं? आर्कियन समूह की चट्टानें। ये इनकी विशेषताएं बता रहा है। अत्यधिक भ्रंशित, फोलिएटेड, पातालिक लक्षणों वाली, पूर्णतः रवेदार, अजैविक। अजैविक मतलब जीवाश्म नहीं मिलेंगे उसमें। फिर क्या, भारत का रूर प्रदेश की उपमा किसे दी गई है? आंसर छोटा नागपुर पठार। रूर मैंने कहा जर्मनी में है, ठीक है। जिस प्रकार वहां पर खनिजों के भंडार हैं, वैसे छोटा नागपुर पठार भी जो है क्या है, अपने आप में खनिजों का भंडार है। पर्वतों में अधिक खनिज नहीं मिलते हैं, पठारों में अधिक जो हमारे लिए जरूरी होते हैं, धात्विक खनिज वगैरह, ये सब प्राप्त होते हैं। अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड की कौन सी भूसन्नति अलग करती थी? आंसर टेथिस सागर। ये पता ही है आपको, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। अंगारा लैंड भी बोलते हैं, यूरेशियन प्लेट के ऊपर जो था, उसके बीच में जो वो थी, वो क्या थी? टेथिस। क्या थी? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हैरी हेस। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दी? इसको याद कर लो, 1 नंबर मिल सकता है। हैरी हेस ने दी। किसने दी? अभी वो सब फिजिकल में पढ़ने हमने, वेगनर महोदय ने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, हैरी हेस ने क्या कहा। अगर ये ना आती तो इतने सारे जो कंसेप्ट क्लियर हुए हैं हम लोगों के, वो ना हो पाते। आने वाले समय में हो सकता है कोई नई थ्योरी आए, बट फिलहाल जो सबसे प्रमाणिक थ्योरी है वो कौन सी है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, जो किसने दिया? हैरी हेस ने दिया। क्लियर हो गया। भारतीय पुराण समूह की शैलें यूरोपीय भूगर्भिक इतिहास के किस युग का प्रतिनिधित्व करती हैं? प्रोटेरोजोइक युग, 600 मिलियन वर्ष पूर्व। आगे दिखाइए भाई बॉक्स। छोड़ना कुछ नहीं है। तृतीयक युग के अंतर्गत 5 शक आते हैं। यह पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन है। इन शकों के अंतर्गत टर्सरी क्रम की चट्टानों का विकास हुआ। इस काल के विभिन्न शकों में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत का निर्माण कब हुआ? फिर बार बार ध्यान रखना आपने,
गुजरात, असोम और राजस्थान के खनिज तेल इयोसीन और ओलिगोसीन काल की संरचना में पाए जाते हैं। गुजरात में भी है, गुजरात में अगर आप जाएंगे वहाँ पर भी कुछ तेल क्षेत्र मिलेंगे आपको, वो ढूंढने हैं। कुछ रिफाइनरी पढ़नी है, अंकलेश्वर पढ़ना है, ठीक है, ऐसे राजस्थान में पढ़ना है आपने। मंगला कुआं पढ़ना है। मंगला डैम पाकिस्तान में है, लेकिन मंगला कुआं जो होगा, देखना जरा मंगला कुआं कहाँ है, कुएं का नाम होता है यहाँ, पेट्रोलियम का। राजस्थान में, ठीक है। गुजरात, असोम और राजस्थान, गुजरात, असोम और राजस्थान का जो खनिज तेल है वो किस काल का है, तो इयोसीन ओलिगोसीन। और इयोसीन ओलिगोसीन किसका पार्ट है, तृतीयक युग का, टर्सरी इपोज का। पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। ये तो रट लिया होगा आपने, आप बोल रहे हैं रट लिया। रट लिया मतलब याद कर लिया, ठीक है। रट लिया शब्द से आप लोग नफरत करते हो, लेकिन ये एक सत्य है, सार्वभौमिक सत्य कि रटना तो पड़ेगा ही, ठीक है। कोई नहीं बताता है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन रटना पड़ेगा। जितना आप याद करोगे उतना आपका जल्दी क्या होगा, मेंस जब लिख रहे होंगे तो उतनी आसानी होगी, ठीक। उसी को घुमा फिरा के बोलते हैं लोग, और उनको पता होता है कि सामने वाला पसंद नहीं करता रटना शब्द। मैं सच बोलता हूँ, उत्तराखंड की भूमि से हूँ, इसलिए सीधे बता रहा हूँ कि याद तो करना पड़ेगा। बिना याद किए आप 3 घंटे में नहीं लिख पाओगे। चलो आगे। भारत में प्रथम ज्वालामुखीय क्रिया किस युग में हुई, धारवाड़ युग में हुई। किस युग में हुई, धारवाड़ युग में हुई। प्रायद्वीपीय भाग पर दरारों तथा भ्रंशों का निर्माण किस युग में हुआ, गोंडवाना युग में हुआ। आगे। क्या आप जानते हैं तेथिस सागर के दक्षिणी भाग में एक महाद्वीप था जिसे गोंडवाना लैंड कहा गया, जिसके अवशेष आज दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग, अफ्रीका, प्रायद्वीप, भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के रूप में विद्यमान है। भाई ये गोंडवाना की पार्ट है, ये भाईबंद है हमारे सब। कौन, अफ्रीका। अगर आप अफ्रीका को मिलाओगे, ऑस्ट्रेलिया को मिलाओगे, साउथ अमेरिका को मिलाओगे और भारत का नीचे प्रायद्वीप भारत को मिलाओगे, तो ये समस्त भूखंड एक ही भूखंड था। पहले क्या था, समस्त भूखंड एक ही भूखंड था। बाद में ये फिर ड्रिफ्ट हुआ, अलग अलग हुए, तो आज हम वहाँ चले गए, ऑस्ट्रेलिया हमसे दूर हो गया, अफ्रीका इधर रह गया, साउथ अमेरिका इधर चला गया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के रूप में विद्यमान टेथिस सागर के उत्तर में भी ऐसा ही महाद्वीप स्थित था जिसमें अंगारा लैंड कहा जाता था। इसके अवशेष एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के रूप में विद्यमान है। वो भी एक समस्त एक ही भूखंड था, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का ऊपर वाला पार्ट। समझ में आ गया, ठीक है। आगे कुछ और बचा है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर होंगे, उनको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। शुरू शुरू में हो सकता है, देखिए क्या होता है, शुरू शुरू में जब आप करते हैं तो समझ विकसित नहीं होती है। समझ विकसित होने में समय लगेगा। क्या लगेगा, पहला कार्य थोड़ा क्या करो कि उनको ध्यान रखो। अभी फिलहाल जिस तरह से आपके जल्दी पेपर है, तो अब आप चाहेंगे कि मैं विद्वान भी बन जाऊं और मेरा पेपर भी निकल जाए, तो दोनों काम नहीं होंगे। फिलहाल क्या है कि आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है। इतना ध्यान अगर आपने सर्किल सही कर दिया तो आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। वैसे भी ज्ञानी लोग कंपटीशन नहीं निकालते हैं, जर्नलिस्ट लोग निकालते हैं। जर्नलिस्ट बनिए, क्या करिए। अब आप सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट बन गए तो ठीक है, नेट वेट निकालना तो कीजिए, ढंग से पढ़ाई कीजिए, बट इस तरह के कंपटीशन निकालने के लिए स्पेशलिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी जहाँ तक एक समय सीमा में जितना मैं बता सकता हूँ उतना मैं बता रहा हूँ। ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूजन, सम नॉलेज सम कन्फ्यूजन, नो नॉलेज नो कन्फ्यूजन। तो नो वाले पे भी नहीं रहना हमने, मोर वाले पे भी नहीं रहना, ठीक है। इसके बाद जो यूपीएससी वाले उनको और ज़्यादा बताना पड़ता है। जिनका सब्जेक्ट होगा ज्योग्राफी उनको और ज़्यादा बताना पड़ता है, हिस्ट्री होगा जिनका उनको और डीप पढ़ाना पड़ता है। ये है, ये भी बचा है क्या। भारतीय चट्टानों के वर्गीकरण प्रक्रम में प्राचीनतम से नवीनतम चट्टानों का क्रमिक विकास क्या है, तो पहले धारवाड़ क्रम बना, फिर कुडप्पा बना, फिर विंध्यन बना, फिर दक्कन क्रम बना, फिर गोंडवाना क्रम बना और टर्सरी क्रम बना। ये सही क्रम है। क्रम याद रखना, लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग क्रम पूछता है। फॉर्मूला बनाना चाहो तो बना सकते हो, वो बच्चों वाले काम मैं नहीं करूंगा। क्या करो, बोलते रहो, तब तक बोलो जब तक याद ना हो जाए। जैसे आज मेरे यार की, आगे बोलो, आज मेरे यार की, आगे अगली लाइन क्या है, अगली लाइन क्या है, आज मेरे यार की शादी है। आगे
अरे लगता है जैसे सारे संसार के ये भी याद नहीं किया आप लोगों ने, कमाल। सबसे ज्यादा बजने वाला जो गाना है शादियों में यही तो है। अब पता नहीं अब बजता है कि नहीं बजता, अब तो अलग तरह के गाने आ गए, बट मैं बोल रहा हूं कि हमने बचपन से लेकर बड़े तक यही गाना सुना। तो बेहोशी में भी अगर आप हमसे पूछेंगे कि आज मेरे यार की, तो मुंह से निकलेगा शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। कारण क्या था? रिवीजन। क्या था? रिवीजन। ठीक है, ओम जय जगदीश हरे, आगे अगली लाइन। हाँ, क्यों? क्योंकि बचपन से आपको नहीं पता था तब कि इसका अर्थ क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं। माता पिता ने कहा, आपने हाथ जोड़े, आपने शुरू कर दी आरती, इतनी बार की कि आपको वो याद हो गई। क्या हो गई? लेकिन वो एक लंबा समय काल था कि बचपन से लेके अब तक इतना भी मत करना, इतना लंबा समय मत लेना कि पता चला 50वें साल में आप कह रहे अब जी कोर्स पूरा हो गया। विद इन 1 ईयर आपको पूरा क्या करना होता है? याद करना होता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? टाइम निकालना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है टाइम को। जल्दी जल्दी मतलब तेज बोलना है आपने याद करते हुए। क्या करना है? अब ऐसे सोए हुए में याद करोगे आप कि धारवाड़ क्रम, कुडप्पा क्रम, विंध्यन क्रम, दक्कन क्रम, गोंडवाना क्रम, टरसरी क्रम, तो फिर तो हो गया। फिर तो समझो आप पंचवर्षीय योजना बनाने वाले हैं। आपने जल्दी जल्दी बोलना, धारवाड़ क्रम, कुडप्पा क्रम, विंध्यन क्रम, दक्कन क्रम, गोंडवाना क्रम, टरसरी क्रम। धारवाड़ क्रम, कुडप्पा क्रम, विंध्यन क्रम, दक्कन क्रम, गोंडवाना क्रम, टरसरी क्रम। तब तक याद करना है जब तक कि क्या कॉन्शियस सब कॉन्शियस ब्रेन के हर एक पार्ट में क्या नहीं हो जाता, हो छप नहीं जाता, है ना। अब नए जब आपको द्व्यर्थी गाने याद हो सकते हैं, ब्लू है पानी पानी, अब उसकी अगली लाइन एकदम आ जाएगी आपके मुंह में, और मैं बोलूंगा कजरारे कजरारे, तो एकदम आप बोलोगे अगली लाइन क्या है, क्योंकि इतनी बार सुन लिया आपने। तो भाई इसे करो ना, सम्मान प्राप्त करना है, पद प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त करना है, तो इनको याद करो। उनसे नहीं होने वाला कुछ भी। होने वाला है? अरे भाई होने वाला है उनसे, उनसे नहीं होगा, इन्हें याद करो। मैंने कहा तेज रिवीजन कैसा होना चाहिए आपका? तेज रिवीजन करना है। साथ में ऐसा नहीं कि कहीं और सोच रहे हैं मुंह से बोल रहे हैं। दिमाग और मुंह दोनों, जीवा दोनों क्या होनी चाहिए? एक जगह पर होनी चाहिए। धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, दक्कन, गोंडवाना, टरसरी। अगला, दिल्ली क्रम की शैलें किस क्रम की चट्टानों से बनी है? कुडप्पा क्रम की चट्टानों से। दिल्ली कुडप्पा, दिल्ली कुडप्पा, दिल्ली कुडप्पा। फिर याद करो, दिल्ली क्रम की शैलें कुडप्पा क्रम की बनी है। ठीक है, कुडप्पा क्रम की बनी है। कुडप्पा कौन से नंबर पे पढ़ा हमने? पन्ना तथा गोलकुंडा की प्रसिद्ध खाने हीरो के लिए विख्यात हैं। ये किस क्रम की शैलों से संबंधित है? विंध्यन कॉन्ग्लोमरेट से। विंध्यन कॉन्ग्लोमरेट से। पन्ना जहां की हीरा मिलता है, ठीक है, और गोलकुंडा जहां से कि कोहिनूर जैसा हीरा मिला। गोलकुंडा की खानों से तो मिला है कोहिनूर, है ना। तो वो किस क्रम की चट्टानों से, शैलों से निर्मित है? आंसर विंध्यन कॉन्ग्लोमरेट से। भूगर्भिक दृष्टि से अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड का मिलन स्थल भारतीय उपमहाद्वीप। हिमालय का गर्भगृह अथवा जन्म स्थल संज्ञा किसे प्रदान की गई है? टेथिस भूसन्नति या सागर को। आगे, भारत के प्रमुख उष्ण जल स्रोत हॉट स्प्रिंग्स कौन कौन से हैं? पूगा तथा पनामिक घाटी, कश्मीर घाटी में मणिकरण साहब। मणिकरण साहब में हमारी सिख गुरुद्वारा भी है, ठीक है, हिमाचल में है, जहां पे अभी बाढ़ आई थी। तो मणिकरण साहब कहाँ? कुल्लू घाटी में। सोहना हरियाणा में। तालबीज अलवर में। नारायणी जयपुरी में। सहस्त्रधारा देहरादून में। राजगीर बिहार। पंचमहल गुजरात, आदि आदि। और ऐसे और बहुत हॉट स्प्रिंग है आपके उत्तराखंड में। गंगनानी में है। गंगोत्री जब आप जाओगे तो बीच में गंगनानी पड़ेगा, वहां पर आपको मिलेगा। गौरीकुंड में मिलेगा, बद्रीनाथ में मिलेगा, है ना। चलो जी, देश की वर्तमान स्थलाकृति कब सुनिश्चित हुई? प्लिस्टोसीन युग में, टर्सरी समूह में। जल्दी जल्दी याद करो। असोम में दिहांग सरीज हिमालय के किस भाग का प्रतिनिधित्व करता है? शिवालिक क्रम हिमालय का। भारत में किस क्रम की चट्टानों में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं? टर्सरी क्रम। ये ध्यान रखना है। असोम, गुजरात, राजस्थान के इयोसीन ओलिगोसीन संरचना, ये पहले पढ़ लिया अभी हमने। आगे, कश्मीर घाटी का निर्माण किस काल में हुआ? प्लिस्टोसीन काल में हुआ। कश्मीर घाटी का निर्माण किस काल में हुआ? प्लिस्टोसीन काल में हुआ। कायंत्री चट्टानों का क्रम किसे कहते हैं? आर्कियन समूह की शैलों को। पृथ्वी के धरातल पर सबसे व्यापक हिमनद कौन सा है? आंसर प्लिस्टोसीन हिमनद। ये मैंने एक एक बार बोल के क्या कर दिया, एक तरह से
आगाज कर दिया। अब आगे का काम आपका है, क्लास खत्म होने के बाद आपने किसी ने घूमते घूमते, किसी ने बैठ के, किसी ने जिसकी जैसी स्थिति अच्छी लगती है उसमें क्या करना आपने, इसको पूरा क्या करना है, जप करना है। क्या करना है, रटना शब्द अच्छा लगता नहीं है आपको तो मैं बोल रहा हूं जप करना है, ठीक है। और कुछ बचा है इसमें, तो इसके बाद आपने पेपर करना है। पेपर के साथ साथ आपने ये सारे जितने भी क्या हैं, क्या आप जानते हैं परीक्षा उपयोगी, ये सब पॉइंट क्या करने, याद करके रखने हैं। और ये मान के चलिए कि तब जाके आपको यहां से 1 नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा, अगर भाग्य में रहा तो। ये मत सोचना कि इतना याद करके हमें 50 नंबर मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। 1 नंबर अगर हमें एक चैप्टर से मिल रहा है तो सफल हो गया हमारा, ठीक है। कौन सा है, तो धीरे धीरे क्यों बता रहे हो भाई। परीक्षा दृश्य, गोंडवाना क्रम का निर्माण किस अवधि में हुआ था, ऊपरी कार्बोनिफेरस के जुरासिक युग के दीर्घ अवधि में। गोंडवाना क्रम का निर्माण किस अवधि में हुआ था, ऊपरी कार्बोनिफेरस से जुरासिक युग के दीर्घ अवधि में। अब मैंने आपको बताया था, अगर आप कैलेंडर याद नहीं करते तो आप काला अक्षर भैंस बराबर, कार्बोनिफेरस समझ में नहीं आता, जुरासिक युग समझ में नहीं आता। अभी कम से कम आपको पता है ना। तो भाई अभी भी मैं ये बोल रहा हूं कि अगर 50% भी याद आ रहा है तो ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा। कैलेंडर याद करो ढंग से। ऊपरी कार्बोनिफेरस से जुरासिक युग के दीर्घ अवधि में किस भाग में उन्मग्नता यानी इमरजेंसी के कारण ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह बदलकर पूर्व की ओर हो गया। एक विशाल क्षेत्र अल्लाह बंद के कारण पाकिस्तान। इंडो ब्रह्मा रिवर थी, ब्रह्मपुत्र आज जहां बह रही है वहीं नहीं बहती थी, उसकी डायरेक्शन वो नहीं थी। इंडो ब्रह्मा की डायरेक्शन कुछ और थी, ठीक है। जिसे आज हम ब्रह्मपुत्र नदी बोल रहे हैं उसकी डायरेक्शन क्या थी, अलग थी। ये कह रहा किस भाग के उन्मग्नता इमरजेंसी के कारण ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह बदलकर पूर्व की ओर हो गया। पहले इस तरफ को बहती थी, आज वो उस तरफ को बह रही है। पहले उसको इंडो ब्रह्मा रिवर बोलते थे, आज क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है। उसमें भी आपने पूरा देखना कि उस तरफ को बह रही है। फिर आगे जाके क्वेश्चन पूछा था मैंने, अचानक ऐसा मोड़ क्यों पड़ता है उसमें कि नीचे की तरफ आ जाती है, वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, यांगयाब दर्रे के निकट से करती है, ठीक है। फिलहाल इतना याद कीजिए कि एक विशाल क्षेत्र अल्लाह बंद जो पाकिस्तान में है के कारण, इसके उन्मग्नता के कारण यानी इमरजेंसी के कारण क्या हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी ने अपना रास्ता बदल दिया और किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ बहने लगी। राजस्थान में तांबा, कोबाल्ट तथा रांगा किस समूह की शैल से प्राप्त होता है, आंसर कुडप्पा समूह। तांबा भी राजस्थान में खिचड़ी है ना, कोबाल्ट, रांगा, तो तांबा कहां से मिल रहा, खेतड़ी। तो खेतड़ी को याद रखना, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है राजस्थान में, कुडप्पा समूह। क्या याद रखना आपने, कुडप्पा समूह। फिर याद रखना दक्कन ट्रैप का निर्माण मुख्यतः हुआ था बेसाल्टीय, बेसाल्टिक इंग्लिश में बोलते हैं, बेसाल्टीय चट्टानों से। दक्कन ट्रैप का निर्माण ये लावा के प्रकारों में पढ़ेंगे आगे चल के, बेसाल्ट लावा, बेसाल्टिक लावा, ठीक है। तो आपने अभी फिलहाल इतना याद रखना, बेसाल्टी चट्टानों से। राजस्थान का मरुस्थलीय भाग भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से किसका विस्तार है, आंसर प्रायद्वीपीय पठार का। किसका, प्रायद्वीपीय पठार का। राजस्थान का मरुस्थलीय भाग थार डेजर्ट है, भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से किसका भाग है, आंसर प्रायद्वीपीय पठार का। आगे मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति है कयाल, बैक वाटर्स, लेक बोलते हैं, अष्टमुडी कयाल पड़ा है। सबसे लंबी लेक कौन सी है केरला में, वेम्बनाड। तो वेम्बनाड के आसपास देखना एक जगह पे लिखा होगा अष्टमुडी कयाल, कयाल मतलब बैक वाटर। और है इसमें क्या आप जानते हैं, चतुर्थक युग की चट्टानों के अंतर्गत प्लिस्टोसीन तथा वर्तमान काल के अवसादों को शामिल किया गया है, इसलिए इसको 2 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। प्लिस्टोसीन क्रम की चट्टानें, वर्तमान होलोसीन की चट्टानें, कश्मीर घाटी का निर्माण, सतलज, नर्मदा, ताप्ती घाटियां तथा गोदावरी कृष्णा नदियों के ऊपरी घाटियों में प्राचीनतम कांप यानी ओल्डर एलुवियम अर्थात बांगर का निर्माण, और सिंध गंगा कांप के निक्षेप पड़ते हैं ना, डिपोजिशन, कांप मिट्टी है, एलुवियल कांप का निर्माण प्लिस्टोसीन कल्प में हुआ था। ध्यातव्य है कि आज भी खादर नवीन जलोढ़ का निर्माण जारी है। जब जब बाढ़ आएगी
तब तब जलोढ़ मिट्टी क्या होगी, बिछेगी। पुरानी जलोढ़ जो होगी वो क्या होगी, बांगर। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये कुछ चीजें एक्सप्लेन कर रहा है। राजमहल गारो अंतराल, मैंने बताया था राजमहल की पहाड़ियां और गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां पहले मिली हुई थी, बीच में क्या हुआ, दरार पड़ी, नीचे का भाग धंस गया, गैप आ गया। तो राजमहल गारो अंतराल, गारो राजमहल गैप, अथवा मालदा अंतराल, मालदा गैप के अवसंवलन यानी डाउन रैपिंग का निर्माण सिंधु गंगा जल विभाजक कोटावार पठार के उत्थापन से प्राचीन अपवाह तंत्र इंडो ब्रह्मा या शिवालिक नदी का विघटन तथा विशाल मैदान की वर्तमान अपवाह प्रणाली का निर्माण, नर्मदा ताप्ती गर्तों का निर्माण और पश्चिमी तट का अवतलन अथवा धसाव की घटनाएं किस काल में हुई? आंसर प्लिस्टोसीन काल में हुई। उल्टा पढ़ना है इसको कि प्लिस्टोसीन काल में क्या क्या हुआ। तो ये सारे को पॉइंट बनाकर लिखना, 1 2 3 4 5 ऐसे करके बना के लिखना, तब याद करना है, ऐसे में मत करना उल्टा। ठीक है, प्लिस्टोसीन काल में कौन कौन सी घटनाएं हुई, ये सारी आपने क्या करना है, आपने बोलना है कौन कौन सा। राजमहल गारो गैप बना, मालदा गैप, ठीक है, सिंधु गंगा जल विभाजक, पोटावार पठार का उत्थापन से प्राचीन अपवाह तंत्र, इंडो ब्रह्मा या शिवालिक नदी का विघटन। पोटावार पठार पाकिस्तान में पड़ता है, वो उठ गया, नदी बह रही थी तो जो ढाल है वो चेंज हो गया, अब नदी ब्रह्मपुत्र उधर को बहने लगी, क्या होने लगी, दूसरी तरफ को बहने लगी। फिर क्या है, वर्तमान क्रम होलोसीन की चट्टानों का निर्माण की प्रक्रिया आज भी जारी है। इस काल में तटीय बालू का स्तूप, नदियों के मुहाने का निर्माण हुआ है। नर्मदा ताप्ती महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी पेरियार नदियों ने अपने अपने मुहानों पर कांप के विस्तृत निक्षेप एकत्रित किए हैं। बंगाल की खाड़ी के तटीय भागों पर बालू का स्तूपों का काफी जमाव मिलता है। ठीक है, हिमालय उठ रहा है ना, तो साथ में ये भी ध्यान रखना कि नीचे वाला पार्ट ये खिसक, मतलब हम आज 8 डिग्री 4 मिनट पर हैं, कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट पर है। आज से कई साल बाद हम 8 डिग्री 4 मिनट पर नहीं रहेंगे, कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट पर नहीं रहेगा, क्योंकि वो प्लेट ऊपर की तरफ जा रही है, सबडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये पार्ट क्या होता है, पिघलता है नीचे जाकर, तो फिर प्लेट धक्का मारती है, जब जब धक्का मारती है तब तब भूकंप आते हैं, तो ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका क्षेत्रफल धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा, और जो नीचे इंडियन ओशन है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी भी जो आज आपको दिखाई दे रही है, जैसे सुंदरबन डेल्टा, उसका आकार प्रगतिशील डेल्टा है ना, आकार बढ़ेगा आगे तक उसका। जितने भी अवसाद जाकर वहां जमा हो रहे हैं तो वो क्या होंगे, वहां जमा होंगे, फिर पानी से ऊपर आएंगे। तो जैसे आज डेल्टा, जहां पर आज पानी है वहां पर भी आपको क्या दिखेगा, लाखों करोड़ों साल बाद। ऐसे मत करना कि अगले साल चले गया, लाखों साल बाद क्या आपको वो डेल्टा और आगे दिखाई दे। इतना क्लियर हो गया? ठीक है जी, और क्या है अभी? टर्सरी क्रम की चट्टानों का निर्माण इयोसीन युग से लेकर प्लायसीन युग तक की अवधि में हुआ। इस अवधि में टर्सरी महाकल्प कहा जाता है। भारत के लिए इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि इसी काल में भारत ने वर्तमान रूप धारण किया। भारत ने वर्तमान रूप कब धारण किया था? टर्सरी क्रम की चट्टानों, इयोसीन युग से लेकर प्लायसीन युग की अवधि में, टर्सरी महाकल्प में। इस महाकल्प में ने भारत को 2 भौतिक प्रदेशों, प्रायद्वीपीय पठार तथा हिमालय पर्वत प्रदान किए हैं। टर्सरी चट्टानें बाह्य प्रायद्वीपीय भूभाग में प्रमुख रूप से पाई जाती है। पाकिस्तान में यह बलूचिस्तान के मकरान तट से लेकर सुलेमान किरथर श्रेणी, हिमालय पर्वत से होती हुई म्यांमार के अराकान योमा पर्वत श्रेणी तक फैली है। प्रायद्वीपीय भारत में इनका विस्तार केवल तटीय क्षेत्रों तक ही सीमित है। तो इनको ध्यान रखना आपने। अराकान योमा कहाँ पढ़ा था हमने? म्यांमार में पढ़ा था, है ना। ये किरथर कहाँ पड़ी थी? सुलेमान कहाँ पड़ी थी? कुछ याद आ रहा है? सुलेमान, हाँ, पाकिस्तान में पड़ी थी, पक्का। और हिंदू कुश कहाँ पड़ी थी? उस तरफ पड़ी थी ना, मतलब भारत से बाहर पड़ी हमने ये। तो आपने इनको ध्यान रखना है, इनको मैप में फिर देखना है आपने। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैप निकालिए, उसमें देखिए फिर दोबारा कि सुलेमान कहाँ पड़ रही है, किरथर कहाँ पड़ रही है, आपका हिंदू कुश कहाँ पड़ रही है। ठीक है, उसको बार बार हाईलाइट कीजिए। जितनी बार आप हाईलाइट करेंगे उतनी बार आपका क्लियर होता चला जाएगा। ये हो गया पूरा? ठीक है, इसके बाद पेपर करना है।
इसके बाद जो पेपर दे रखा है उसको करना है।